अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की सीरीज़ चल रही थी। सेक्शन 5 तक जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं कंप्लीट। उसके अंदर है कि सेक्शन 5 के अंदर आपको बताया था मैंने कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, कि एक शादी की, एक मैरिज की, निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं, वो सारी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपलोड कर दिया। अब जो मैं ये लॉ अब बताने लगा हूँ वो सीरीज तो चलती जाएगी, क्योंकि एक एक एक्ट जो है वो मैंने कंप्लीट करना है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जो मैंने मैरिज का बताया था ना कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, यहाँ पे मैरिज का लफ्ज आ गया। अब उसकी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उसकी एलेबोरेशन बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मैरिज की कितनी काइंड्स हैं, क्या कहते हैं इसको, और कौन बंदा जो है वो उस चीज के लिए कॉम्पिटेंट होता है कि ये बंदा शादी कर सकता है और ये शादी नहीं कर सकता। इन इन रिश्तों से शादी हो सकती है, इन रिश्तों से शादी नहीं हो सकती। ये डिटेल जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम कवर करेंगे। तो इस चीज को समझना, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज मैंने बताया है उसके आगे आपने एक्सप्लेनेशन लिख के ऊपर लिख लेना मैरिज की हेडिंग डाल के, और नीचे उसको शुरू कर देना कि जो जो मैंने बताई जाना। मैं आपको एक चीज कहता होता हूं कि आपने हर वीडियो के अंदर चीज बताता हूं कि आपने एक डायरी लाजमी पास रखनी है। उसको जो मैं पॉइंट्स बताई जाऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन करना, ताकि इन फ्यूचर आपके वो चीज काम आए। जुबानी उसको याद नहीं रखना, लाजमी उसको नोट डाउन करना है। इंग्लिश में कर लें, उर्दू में कर लें, जो आपको कन्वीनियंट लैंग्वेज लगती है उसमें आप उसको नोट करें, ताकि आपको याद रहे कि इस चीज का, इस सेक्शन का कंसेप्ट ये है। अब इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कवर अप करते हैं जल्दी जल्दी। इसके अंदर आ जाता है कि जो मैंने सेक्शन 5 तक कंप्लीट किया उसके आगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे लें। उसके बाद लिख ले मैरिज, मैरिज लिख लिया। अब उसकी मैं एलेबोरेशन बताऊंगा। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर फिर जो है वो सेक्शन से सीक्वेंस वाइज बताई जाऊंगा, और फिर जिसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी पड़ेगी वो मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूंगा। अब इसके आगे लिख ले, अब लिखे मैरिज, ठीक हो गया। मैरिज एक्सप्लेनेशन लिख के नीचे लिख ले मैरिज। अब उसके जो जो पॉइंट्स बताए जो लिखते जाना। नीचे लिखो सबसे पहले कि सुन्नी लॉ के अंदर 3 काइंड्स ऑफ मैरिज हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ। एक सुन्नी लॉ है, एक शिया लॉ है, ठीक है। सुन्नी लॉ के आगे लिख ले 3 किस्म की मैरिज जो है वो इस वक्त इफेक्टिव जा रही हैं अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, ठीक हो गया। उसके आगे हेडिंग दे लें, एक सुन्नी लॉ के अंदर बताई गई है वैलिड मैरिज, सही दुरुस्त वैलिड मैरिज, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी काइंड बताई गई है इर्रेगुलर मैरिज, ठीक हो गया, इर्रेगुलर। उसके बाद तीसरी काइंड बताई गई है वॉइड मैरिज, कल अदम, बातिल, ठीक हो गया। ये 3 किस्म की मैरिज जो है वो सुन्नी लॉ के अंदर बताई गई है। सबसे पहली वैलिड मैरिज, नंबर 2 इर्रेगुलर मैरिज, नंबर 3 वॉइड मैरिज। ये हो गया सुन्नी लॉ में। अब आप आ जाए शिया लॉ में। शिया लॉ में देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मैरिज। सिर्फ कौन कौन सी? वैलिड मैरिज एंड वॉइड मैरिज। ये 2 चीजें याद रखनी है। सुन्नी लॉ में 3 काइंड्स ऑफ मैरिज बताई गई हैं, वैलिड, इर्रेगुलर एंड वॉइड मैरिज। लेकिन शिया लॉ में सिर्फ वैलिड मैरिज का कंसेप्ट है और वॉइड मैरिज का कंसेप्ट है। इसके अलावा कंसेप्ट शिया में नहीं है। शिया लॉ में इर्रेगुलर का कंसेप्ट नहीं है। सुन्नी में 3 काइंड्स ऑफ मैरिज, शिया में 2 काइंड्स ऑफ मैरिज। ये आ गया। उसके बाद अब शुरू करते हैं कि वैलिड मैरिज क्या होती है, इसके एसेंशियल्स क्या है। उसके बाद इर्रेगुलर मैरिज क्या होती है, उसके बाद वॉइड मैरिज क्या होती है। इस चीज को समझना लाजमी, अच्छे तरीके से पॉइंट्स बना के नोट कर लेना। जहां पे कंफ्यूजन आए तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या प्राइवेट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब वैलिड मैरिज के अंदर, इसके अंदर आप पॉइंट्स नोट करें कि वैलिड मैरिज क्या होती है। अब ये नहीं हम तो नॉर्मल कह देते हैं कि यार ये निकाह होता है, ठीक है, तो ये वैलिड मैरिज ही है, ठीक है, तो ये वैलिड ही है, तो इसको जो निकाह कर दिया ये वैलिड है। इसको हम मोटा मोटा ये कहते हैं। अब बारीकियों में जाना है, अब उसको समझना। वैलिड मैरिज की हेडिंग देके उसके नीचे पॉइंट्स बना के लिखें कि ये सारे इसके एसेंशियल्स होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे, तब जाके ये वैलिड मैरिज कंप्लीट होगी। अगर इनमें से एक एसेंशियल भी अधूरा रह गया
तो वो वैलिड मैरिज नहीं होगी। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये मैरिज वैलिड है, नहीं। ये सारे जो मैं एसेंशियल्स बताऊंगा वो उस मैरिज के अंदर होंगे तो वो वैलिड मैरिज है, अदरवाइज वो वैलिड मैरिज नहीं है। सबसे पहला एसेंशियल लिखें, सबसे पहला एसेंशियल आप लोगों ने लिखना है वैलिड मैरिज के अंदर, लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी इसको कहते हैं आकिल बालिग, यानी कि इससे मुराद है कि जब भी आपने शादी के लिए जब शादी करते हैं तो उसके लिए बंदी को मेजर होना जरूरी है। यानी कि मेजर से मुराद है अडल्ट हो, बड़ा हो, 18 साल, जिस तरह शरीयत ने आपको जो है वो बताया हुआ है 16 साल जो है वो लड़की की, 18 साल जो है वो लड़के की। तो मेजर होना चाहिए, ठीक है, और साउंड माइंड होना चाहिए, आकिल बालिग, यानी कि एक तो मेजर होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, जवान, ठीक हो गया, शादी के लिए तैयार हो। दूसरा साउंड माइंड के आकिल होना चाहिए, अकल रखता हो, बच्चा ना हो, आकिल होना चाहिए। उसके बाद एक और इसके अंदर पॉइंट दे दिया गया कि अब छोटे छोटे बच्चों की भी शादियां होती हैं, तो वो उसका क्या कंसेप्ट है? उसका ये कंसेप्ट है कि अगर छोटे बच्चे की शादी करनी है तो छोटे बच्चे की कंसेंट नहीं, छोटे बच्चे का जो गार्डियन होगा, बेशक उसका नेचुरल गार्डियन है पेरेंट्स जो होते हैं माँ बाप, या उसका कोई और गार्डियन है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है, या उसका कोई भी चाचू हो सकते हैं, मामू हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसकी गार्डियन की कंसेंट लेंगे फिर जाके उस बच्चे की शादी करेंगे, अदरवाइज वो शादी वैलिड नहीं होगी। ये कंसेप्ट याद रखना है। दूसरी चीज पे चले जाएं, दूसरा एसेंशियल लिखें अब जो वैलिड मैरिज के अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि इसके मुताबिक, इस रूल के मुताबिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से मुराद है कि आमने सामने, दूर नहीं, आमने सामने। अब इसका कंसेप्ट क्या है? इसमें तो सिंपल बताया गया ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इससे मुराद है, इस रूल से मुराद आमने सामने होना चाहिए, लड़का और लड़की आमने सामने होने चाहिए। यानी लड़का उसको ऑफर करेगा लड़की को कि आपको ये रिश्ता निकाह कबूल है, एक्सेप्ट है, ठीक है, और लड़की उसको एक्सेप्ट करेगी कि हाँ जी मुझे कबूल है। तो दोनों में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अगर लड़का उसे ऑफर करता है, लड़की उसको डिनाई कर देती है, तो वो वैलिड मैरिज नहीं होगी, वो जबरदस्ती आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से मुराद है कि लड़के ने उसको ऑफर की है, लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, तब जाके वो वैलिड मैरिज कंसीडर होगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद एक और कंसेप्ट बड़ा घूमता होता है ज़हनों में कि फोन पे अगर कह देते हैं कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो क्या वो वैलिड मैरिज होगी या उसको मान लिया जाएगा? तो क्या अगर लड़का कहीं फॉरेन बैठा है या आउट ऑफ स्टेशन बैठा है या किसी दूसरी जगह पे बैठा है, वो वहां पे नहीं आ सकता, या फॉरेन लगा लें, फॉरेन बैठा है, बाहर के मुल्क में बैठा है, तो वो फोन करके कह देता है या वीडियो कॉल पे कह देता है कि मुझे कबूल है या मैं उसको ऑफर कर रहा हूं, और लड़की उसको कॉल पे जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो क्या वो वैलिड मैरिज होगी? तो नहीं। इसके अंदर रूल ये है कि अब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर कहता है कि आमने सामने होने चाहिए, लेकिन अगर अब आप कहते हैं कि आमने सामने नहीं है, तो उसके बाद उस मैरिज को वैलिड कैसे किया जा सकता है? उससे मुराद ये है कि लड़का अपना एक वकील अपॉइंट करेगा, ठीक हो गया, जो ऑफर करेगा लड़की को। इसी तरह लड़की की तरफ से भी एक वकील अपॉइंट होगा जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, फिर जाके वो मैरिज वैलिड होगी। अदरवाइज ये नहीं कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, इसको एक्सेप्ट करो, लड़की कह रही मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैरिज होगी, नहीं। लड़के की तरफ से एक वकील अपॉइंट होगा, वो उसको ऑफर करेगा लड़की वालों को, लड़की की तरफ से एक्सेप्ट का लफ्ज आएगा, वो भी वकील अपॉइंट करेगी, सेम इसी तरह लड़की भी, वो वकील उसको कहेगा कि हाँ जी एक्सेप्ट है, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आ गई तो मैरिज वैलिड हो गई। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद तीसरा एसेंशियल लिखें। तीसरा एसेंशियल आपने लिखना जो लड़की का राइट है, वो होता है डावर, जिसको आप कहते हैं हक महर। अब डावर की दो काइंड्स हैं, एक होता है प्रम्प्ट डावर जिसको कहते हैं मुअज्जल, एक होता है डेफर डावर, उसको कहते हैं गैर मुअज्जल। डावर की दो किस्में हैं, हक महर की दो किस्में हैं, एक हक महर होता है मुअज्जल, एक होता है गैर मुअज्जल। यानी प्रम्प्ट डावर जो होता है वो मुअज्जल होता है, डेफर डावर जो होता है वो गैर मुअज्जल होता है।
ये दो चीजें, बाकी इसकी डिटेल मैं आपको डावर वाले टॉपिक में जाके बताऊंगा कि ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज आपने प्रम्प्ट डावर देना होता है, डेफर्ड डावर देना होता है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। वो मैं आपको एलैबोरेशन में जाके बताऊंगा, इसका एक पूरा टॉपिक है डावर का। लेकिन आपने इस एसेंशियल के अंदर याद रखना है कि जो लड़की का राइट है, ठीक है, वो क्या राइट है डावर का, उसके अंदर क्या है, दो काइंड्स हैं, एक प्रम्प्ट डावर है और एक डेफर्ड डावर है। प्रम्प्ट को कहते हैं मुअज्जल और डेफर्ड को कहते हैं गैर मुअज्जल। ठीक हो गया। उसके बाद अगला एसेंशियल लिखें वैलिड मैरिज के अंदर, उसके अंदर लिखा है कि फ्री कंसेंट। इससे मुराद क्या है, फ्री कंसेंट से क्या मुराद है, फ्री कंसेंट से मुराद है कि दोनों की अपनी मर्जी से निकाह होना चाहिए। लड़का भी अपनी मर्जी से कर रहा है, कोई कोर्शन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है। सेम इसी तरह लड़की भी क्लियर है, फ्री कंसेंट है उसकी, कि उसको किसी किस्म का जबरदस्ती नहीं है, उसके ऊपर कोर्शन नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, जबर जबरदस्ती नहीं है। उनकी कंसेंट लेना जरूरी है, उनकी रजामंदी लेना जरूरी है, लड़के की भी लड़की की भी, कि हाँ जी फ्री कंसेंट है, हम अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो कंसेंट ली जाती है वो लड़की की तरफ से ली जाती है कि लड़की इस चीज के लिए रजामंद है। ठीक है, मोस्टली लड़के तो ऑब्वियसली हाँ ही कहते हैं, लड़की की तरफ से मोस्टली जो है वो रजामंदी ली जाती है कि आप फ्री कंसेंट दे रही हैं, आपको किसी किस्म का फोर्स तो नहीं कोई कर रहा, जबर तो नहीं है, तब जाके वैलिड मैरिज होगी। ये नहीं कि मुझे जो है वो फलां धकेल रहा है इस चीज के अंदर, तो वो मैरिज आगे जाके क्या वो सस्टेन कर सकेगी, बियर हो सकेगी। तो इस वजह से उस चीज की कंसेंट लेना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, तो दोनों की कंसेंट लेना जरूरी है, लेकिन मोस्टली लड़की की कंसेंट ली जाती है कि लड़की इस चीज के लिए रजामंद है। उसके बाद अगला आ जाता है लास्ट, इसका आपने एसेंशियल याद रखना है कि नो प्रोहिबिशन। नो प्रोहिबिशन यानी किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए, यानी कोई रिश्तेदार की तरफ से या कोई भी किसी किस्म की, आप ये नहीं कह सकते कि इस शादी के अंदर फलां रुकावट आ रही है, या फलां चीज इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा, या फलां रूल ये कह रहा है, या ये चीज ये हो रही है, या लड़के की तरफ से ये है या लड़की की तरफ से ये है। तो कोई प्रोहिबिशन यानी कोई रोक रुकावट नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी, कि उस चीज को वही बात आ जाती कि धकेल रहे हो आप, कोई प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए हर चीज, तब जाके वो वैलिड मैरिज होगी। तो वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स मैंने सारे बता दिए कि एक मैरिज को वैलिड कैसे होगी वो मैरिज वैलिड। नंबर 1 के लीगल कैपेसिटी, बच्चा माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, अगर माइनर है तो उसका गार्डियन इजाजत देगा। उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक ऑफर करेगा दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद डावर हक महर जो लड़की का राइट है। उसके बाद फ्री कंसेंट, दोनों की रजामंदी पूछनी है। उसके बाद नो प्रोहिबिशन, किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये आ गया वैलिड मैरिज का कंसेप्ट। अब आप चले जाओ इर्रेगुलर मैरिज। अब आपने हेडिंग दे लेनी है इर्रेगुलर मैरिज के, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स बता दिए, अब इर्रेगुलर मैरिज का आपने बना लेना है, हेडिंग दे लेनी है। इर्रेगुलर मैरिज के अंदर चले जाए। इर्रेगुलर मैरिज के अंदर क्या होता है, ये सुन्नी लॉ के अंदर जो है वो इर्रेगुलर मैरिज का कंसेप्ट है। इसके अंदर ये कहता है कि ऐसी मैरिज जिसको इर्रेगुलर से रेगुलर मींस वैलिड किया जा सकता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है कि यार ये शादी हो गई है, ये वॉइड नहीं है ना, ये वैलिड है, ये दरमियान में फंसी है, ये इर्रेगुलर है। ठीक है, इसको रेगुलर किया जा सकता है या ये हो सकती है रेगुलर, वैलिड इसको किया जा सकता है। अब इसमें क्या है कि जैसे इद्दत पीरियड में लड़की शादी कर लेती है, इद्दत है उसकी चल रही, लड़की शादी कर लेती है, तो वो अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ वो इर्रेगुलर मैरिज है। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत, इद्दत जब पूरी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर से रेगुलर में, वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इर्रेगुलर से आपने ये चीज याद रखनी कि ऐसी मैरिज जिसमें गुंजाइश होती है कि वो इर्रेगुलर से रेगुलर मींस वैलिड हो सकती है। ठीक है ना, वो मतलब कि वॉइड नहीं है, इर्रेगुलर से रेगुलर हो सकती है। तो उसके अंदर वही मैंने बताया कि इद्दत के दौरान शादी नहीं कर सकते, अगर शादी कर ली है तो वो इर्रेगुलर मैरिज है अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, लेकिन उसको रेगुलर किया जा सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत, वो इर्रेगुलर से रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगली चीज ये आ जाती है अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन, CONJUNCTION,
TION, कंजंक्शन। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि मीन्स ऐसे रिश्ते कि जिससे आप एट द सेम टाइम शादी नहीं कर सकते, उन इकट्ठे रिश्तों से शादी नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल अनलॉफुल कंजंक्शन से क्या मुराद है कि आप उन लोगों से इकट्ठे एट द सेम टाइम शादी नहीं कर सकते, कुछ ऐसे रिश्ते। फॉर एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल ये है कि दो बहनें हैं, आप दो बहनों से एट द सेम टाइम शादी नहीं कर सकते। क्लियर कट, दो बहनें हैं तो आप दोनों बहनों से इकट्ठी दोनों बहनों से शादी नहीं कर सकते। उसके बाद कब कर सकते हैं? जब आपकी एक बहन से शादी हो गई, उसको उसको जो है वो आप तलाक दे देते हैं, या वो इंतकाल कर जाती है, या मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर ऑब्वियसली आप उसकी सकी बहन से शादी कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों बहनों से एट द सेम टाइम शादी नहीं कर सकते। यहां तक आप लोगों ने इस चीज को जो है वो याद रखना है। हाँ, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी कि दोनों बहनों से एट द सेम टाइम आप शादी नहीं कर सकते। तब भी वो जो है वो क्या कहते हैं कर सकते हैं जब पहले वाली आपकी फौत हो गई है, या आपने उसको तलाक दे दिया, या रिश्ता खत्म हो चुका, फिर आप उसकी बहन से शादी कर सकते हैं। अदरवाइज सेम टाइम पे नहीं कर सकते। उसके बाद अगला पॉइंट लिखें इर्रेगुलर मैरिज के अंदर, डिफरेंस ऑफ रिलीजन। डिफरेंस ऑफ रिलीजन से मुराद है कि एक मुस्लिम मर्द जब गैर मुस्लिम औरत से शादी कर लेता है, कर ली, तो उसके अंदर क्या आ गया? डिफरेंस ऑफ रिलीजन। डिफरेंस ऑफ रिलीजन वो इर्रेगुलर मैरिज है। अब उसको वैलिड कैसे किया जा सकता है, उसको रेगुलर मैरिज कैसे किया जा सकता है? जब वो औरत जायज मजहब में आ जाएगी, यानी कि आप मुस्लिम हैं तो वो आप किसी भी गैर मुस्लिम से शादी करते हैं तो वो मुसलमान बाद में हो जाती है, वो इर्रेगुलर मैरिज से रेगुलर में मींस वैलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मुस्लिम मर्द किसी गैर मुस्लिम से शादी करता है, किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी करता है, तो वो इर्रेगुलर मैरिज है, वॉइड नहीं है, इर्रेगुलर है। ठीक हो गया। अब उसको रेगुलर कब होगी, वो वैलिड कब होगी? जब वो औरत उसी तरह बंदे की तरह मुसलमान हो जाएगी, तो वो इर्रेगुलर से रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी, मैरिज वैलिड मैरिज हो जाएगी। ये चीज यहां तक कंसेप्ट है। उसके बाद अगला सेंशन लिखें इसका कि फिफ्थ मैरिज। अब आपको कहा गया, ये भी मैंने एक आगे कंसेप्ट पढ़ा है कि वॉइड मैरिज के अंदर इसको वॉइड कहा जा रहा है, लेकिन इर्रेगुलर के अंदर इसका फिर कंसेप्ट बताया जा रहा है। फिफ्थ मैरिज के अंदर बताया गया कि फिफ्थ मैरिज तो अलाउ ही नहीं है, मुसलमान को 4 शादियों की इजाजत है। तो वही वाली चीज आ गई कि अगर वो 5वीं भी कर लेता है तो वो तब भी जो है वो इर्रेगुलर से रेगुलर होगी जब उसमें से एक इंतकाल कर जाएगी, आपकी जो वाइफ है, उसके बाद या उसको जो है वो आप तलाक दे देते हैं तो वो जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वो इर्रेगुलर से जो 5वीं होगी वो रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ठीक है। इसके आगे एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, ये भी मेरे से बहुत चीज पूछते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने पॉइंट ये नोट करना है, पूरी जिंदगी सिर्फ 4 शादियों का जिक्र नहीं है। अब इसको नोट करना, एट द सेम टाइम 4 कर सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ 4 नहीं। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि आप लोग एक शादी कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, 4 सेम टाइम पे 4 बीवियां आपकी। अब आप 5वीं पे नहीं जा सकते, शरीयत आपको इजाजत नहीं देती। 5 शादियां आप लोगों ने कर ली, सॉरी कह रहा हूं, 4 शादियां एट द सेम टाइम आप लोगों को शरीयत इजाजत देती है। 4 शादियां आप लोगों ने कर ली, ठीक हो गया। 5वीं पे आप नहीं जा सकते, लेकिन उसमें से कोई बीवी को आप तलाक दे देते हैं या वो बीवी का इंतकाल हो जाता है, अब पीछे बच गई 3। अब वो जो इंतकाल कर गई, खत्म हो गया रिश्ता उससे, या आपने उसको तलाक दे दी, अब वो एक्सक्लूड हो गई। अब आपके पास वो जगह ओपन है, अब आप किसी भी और औरत से शादी कर सकते हैं, फिर वो 4 हो जाएंगी। यानी कि अगर आपकी 4 इंतकाल कर गई या 4 को तलाक दे दी तो फिर दोबारा 4 से आप शादियां कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट का ये मतलब है कि एट द सेम टाइम सिर्फ 4,
लेकिन पूरी जिंदगी ये नहीं कि सिर्फ 4 ही करेंगे, एक मर गई या 2 मर गई या 3 मर गई हैं, 4 जो है वो आपने तलाक दे दी है या चारों को तलाक दे दी तो आप बैठे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि शरीयत ने 4 का 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम 4 कर सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं, लेकिन अगर उसमें से कोई एक्सक्लूड हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन ओपन होते रहेंगे, फिर आप शादी कर सकते हैं एट द सेम टाइम 4, पूरी जिंदगी 4 नहीं, पूरी जिंदगी आप अगर जो जो एक्सक्लूड होती जाएगी उसकी जगह आप शादी कर सकते हैं। ये नॉलेज की बात थी जो एडिशनल है। उसके बाद अब आ जाता है वॉइड मैरिज, तीसरी लास्ट। वॉइड मैरिज क्या होती है? मींस टोटली गलत मैरिज, जिसको आप फौरन देखते कहेंगे कि ये मैरिज बनती नहीं तो कल अदम है, वॉइड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, शरीयत जिसकी इजाजत देती नहीं है, जिसका कंसेप्ट ही नहीं है। अब वो कौन कौन सी मैरिज है? नंबर 1 आपने याद यहां पे पॉइंट बना ले, पोलीगैमी। पोलीगैमी, अब वही चीज आ गई कि शरीयत में 4 शादियों का जिक्र है एट द सेम टाइम। अगर सेम टाइम पे आपने 5वीं शादी कर ली तो वो वॉइड मैरिज है, क्योंकि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। एक मर्द की 4 शादियां हैं, अगर वो 5वीं जो है वो शादी करता है मुसलमान तो वो वॉइड मैरिज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट हैज नो लीगल स्टेटस ऑब्लिक अकॉर्डिंग टू शरीयत इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक हो गया, 5वीं एट द सेम टाइम आप नहीं कर सकते, सिर्फ 4 कर सकते हैं। अगर आपने 5वीं की तो वो पोलीगैमी है, उसको आप क्या कहोगे? पोलीगैमी, ठीक है, वो वॉइड है। उसके बाद अगला आ जाता है, इसका अगला पॉइंट लिखें, पोलीएंड्री। पोलीएंड्री, POLYANDRY, पोलीएंड्री। अब पोलीएंड्री क्या होता है? पोलीएंड्री होता है कि एक औरत अगर निकाह में है, एक औरत की शादी हुई है, निकाह में है, और वो निकाह के बावजूद दूसरी शादी करती है तो वो वॉइड मैरिज है, उसको आप पोलीएंड्री कहोगे। कि एक औरत का पहली निकाह हुआ है, वो पहली किसी के निकाह में है और वो दूसरी शादी करती है तो वो पोलीएंड्री है, वो वॉइड मैरिज है। पहले वाले से तलाक लेगी फिर जाके दूसरी शादी कर सकती है, अदरवाइज पहले भी निकाह किया हुआ है, बाद में उसी निकाह में ही है, फिर जाके दूसरी शादी कर लेती है तो वो वॉइड मैरिज है, उसको आप पोलीएंड्री कहोगे, पोलीएंड्री। ठीक हो गया। उसके बाद अगला आ जाता है कंसेप्ट, तीसरा पॉइंट इसका लिख लें, कंसेंग्विटी। कंसेंग्विटी, इसके ऊपर लिखना कि कंसेंग्विटी में लिखना, कंसेंग्विटी। कंसेंग्विटी कहते हैं, कंसेंग्विटी के ऐसे खूनी रिश्ते कि जिनसे आप शादी करेंगे तो वो वॉइड मैरिज हो जाएगी। अब वो कौन से ऐसे ब्लड रिलेशंस हैं कि जिनको शरीयत कहती है कि आप इनसे शादी नहीं कर सकते, ये तो कॉमन सेंस भी आप लोगों की कहती है। अब वो कौन से ऐसे खूनी रिश्ते हैं कि जिससे आप शादी करोगे तो वो वॉइड मैरिज होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, शरीयत के अकॉर्डिंग वो एक गुनाह है। नंबर इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि बेटी अपने बाप से शादी नहीं कर सकती, बेटा अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, भाई बहन से शादी नहीं कर सकता। तो ये नॉर्मल सी मिसालें हैं कि कंसेंग्विटी क्या है कि ऐसे खूनी रिश्ते जिससे आप शादी नहीं कर सकते वो वॉइड मैरिज होगी, शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। भाई बहन से नहीं कर सकता, बाप बेटी से नहीं कर सकता, जो है वो क्या कहते हैं, बेटा जो है वो माँ से नहीं कर सकता। खुद ही पता लग जाता है कि यार ये बनता ही नहीं है, तो वो कंसेंग्विटी में फॉल करेगा, वो वॉइड मैरिज है। उसके बाद अगला आ जाता है एफिनिटी। हाँ, एफिनिटी एंड फोस्ट्रिच, लास्ट पॉइंट है इसका, एफिनिटी एंड फोस्ट्रिच, FOSTRICH, फोस्ट्रिच, ठीक है, एफिनिटी एंड फोस्ट्रिच। इसके अंदर ये कहता है कि अब इसको समझना, कि इस पॉइंट को समझना कि एक लड़का है, ठीक हो गया, और एक औरत है, औरत की आगे बेटी भी है, औरत की उम्र लगा लें आप 40 साल, बेटी की लगा लें 20 साल। अब एक लड़का है, तो इस सेंस के अंदर अगर लड़का वो लड़की की मां से शादी करता है तो उसके लिए वो बेटी हराम हो गई,
खत्म, ठीक हो गया। अगर वो लड़का उस औरत की बेटी से शादी करता है तो उस लड़की की मां उस लड़के पे हराम होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक लड़का और एक औरत है, उसकी आगे बेटी है, तो लड़के ने अगर उसकी मां से शादी कर ली तो बेटी से नहीं कर सकता। अब अगर करेगा तो वॉइड मैरिज है, सिर्फ मां से अब कर सकता है, ठीक है, मां के साथ उसका रिश्ता रहेगा। और इसी तरह अगर मां को छोड़ के वो उसकी बेटी से शादी कर लेता है तो उस फिर जो मां होगी वो उस पर हराम होगी लड़के पे, ठीक हो गया। वो अगर करेगा तो वो वॉइड मैरिज होगी, गुनाह है, ठीक है। या मां से कर सकता है या बेटी से कर सकता है, ठीक है। तो अगर मां से कर ली तो बेटी लड़के पर हराम, अगर बेटी से कर ली तो मां लड़के पर हराम, एक से शादी करेगा। तो इसको कहते हैं अफिनिटी एंड फॉस्ट्रिच, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट था। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर सीरीज वाइज चलेंगे कि आगे जो है वो क्या कहता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो सेक्शन 6 से जो है वो फिर आगे शुरू करेंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बतानी होगी, एलैबोरेशन उसकी करनी होगी। तो मैं फिर जो है वो आगे वीडियो बना दूंगा ताकि आपको असिस्टेंस मिलती रहे। बाकी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।